डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था ग्लूकोज का। अपने चेक कर रहे थे कि ग्लूकोज की संरचना में कौन कौन से समूह पाए जा रहे हैं और उनकी रिएक्शनें चेक कर रहे थे कि कैसे रिएक्शनों से वो प्रूव कर रहा है कि उसके अंदर एल्डिहाइड समूह है या फिर हाइड्रोक्सी समूह है या फिर उसकी कार्बन है वो एक सीधी श्रृंखला में जुड़ी हुई है या नहीं। तो अपनों ने 5 रिएक्शन देख ली थी। 5वां अपना पॉइंट चल रहा था टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन के साथ। तो अपनों ने टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाई थी। तो टोलन अभिकर्मक को अपनों ने किस प्रकार से निकाला था? अपनों ने देखा था ये क्या था, टोलन अभिकर्मक था। टोलन अभिकर्मक को निकाला कैसे था? तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से अपनों ने क्या किया था, टोलन अभिकर्मक बनाया था, जिसके अंदर क्या था, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करवाई थी। किसके साथ में करवाई थी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई थी। और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर अपनों ने सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करवाई थी तो क्या बना था, अपना HgOH बना था। फिर उसकी क्या करवाई थी, पुनः अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाकर क्या निर्माण किया था अपनों ने, ये जो टोलन अभिकर्मक है इसका निर्माण किया था। फिर ये टोलन अभिकर्मक इसके साथ अभिक्रिया करके, मतलब ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा था, ग्लूकोज को किस में ऑक्सीकृत कर रहा था, ग्लूकोनिक अम्ल में, ग्लूकोनिक अम्ल में। और समय क्या हो रहा था, सिल्वर के अंदर ऑक्सीकृत यानी अपचयित हो रहा था। ग्लूकोज टोलन अभिकर्मक को क्या कर रहा है, अपचयित कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, अपचायक शर्करा भी बोल देते हैं। तो ये अपनों ने कल रिएक्शन देखी थी कि टोलन अभिकर्मक के साथ में क्या कर रहा था, ग्लूकोज अभिक्रिया करके उसको अपचयित कर रहा था और समय क्या हो रहा था, ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो रहा था, जो ये सिद्ध कर रहा था कि ग्लूकोज में कौन सा समूह पाया जाता है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। उसके बाद में आता है फेलिंग विलयन के साथ में अभिक्रिया करता है, यानी ये फेलिंग विलयन को भी क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। अब फेलिंग विलयन में क्या होता है, तो फेलिंग विलयन किस टाइप से बनता है, तो इसमें 2 यौगिक होते हैं, यानी 2 विलयन होते हैं। एक तो विलयन ए होता है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट होता है, और एक विलयन बी होता है जिसके अंदर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। फेलिंग विलयन किस प्रकार से बनता है, तो जो विलयन ए है जिसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट, और विलयन बी है जिसके अंदर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की समान मात्रा लेंगे और समान मात्रा का जो विलयन बनाएंगे उसे अपने क्या बोल देंगे, फेलिंग विलयन बोल देंगे। जो अपना किस प्रकार से निकल के आता है, इस प्रकार से एक विलयन निकल के आता है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का रंग कौन सा होता है, नीला होता है। यानी जो फेलिंग विलयन अपने यूज कर रहे हैं यहाँ पर, मेनली मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख के दिखा रहा हूँ, कौन सा, कॉपर ऑक्साइड ही डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि अपनों ने किया क्या है, जो कॉपर सल्फेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब विलयन ए था विलयन बी था, दोनों की अपनों ने क्या ली, समान मात्रा ली, और समान मात्रा लेकर अपनों ने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। और ये कॉपर ऑक्साइड ही क्या करेगा, इस जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा और सभी क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। कैसे, तो इसके अंदर जो ग्लूकोज है अपने को पता है कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोनिक अम्ल में कन्वर्ट होगा, मतलब ग्लूकोज का हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा ग्लूकोनिक अम्ल में। और सभी ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्यूपरस ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूपरस ऑक्साइड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्यूपरस ऑक्साइड होगा जो क्या होगा, एक लाल टाइप का रंग मिलेगा, लाल टाइप का क्या होगा, इसके अंदर रंग बनेगा और ये क्या हो जाएगा, पेंडी के अंदर जमा हो जाएगा, अब शेप बन जाएगा इसका क्यूपरिक ऑक्साइड का। तो अपने जब भी परीक्षण करेंगे किसी भी टाइप का, यानी फेलिंग विलयन दे दिया जाएगा आपको, विलयन ए दे दिया जाएगा, बी दे दिया जाएगा, और ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखेंगे जो फेलिंग विलयन लेंगे उसका रंग क्या होगा, नीला होगा। जैसे जैसे अपने ग्लूकोज उसके अंदर डालते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, उसका रंग नीला नहीं होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अपने को पता चल जाएगा कि जो अपने ने यूज किया है वो कौन सा यौगिक है, तो वो ग्लूकोज यौगिक है। ऐसी और भी यौगिक है जो क्या करते हैं, फेलिंग विलयन और टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, वो अन्य यौगिक होंगे। अपने कार्बोहाइड्रेट में देख रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ 2 ही है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज क्या करते हैं, टोलन यानी फेलिंग विलयन को क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं, अपचयित, और सभी क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, किसमें, ग्लूकोनिक अम्ल में। तो ये फेलिंग विलयन का क्या था अपना, फेलिंग विलयन की क्या थी, अभिक्रिया थी।
और फेलिंग विलेन की अभिक्रिया में अगर आप डायरेक्ट ये कॉपर ऑक्साइड लिखते हो तो भी चलता है, अगर वहां पर अपने आयनिक रूप से ऐसे लिख देते हो जैसे कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर कॉपर सल्फेट की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो +2 निकल के आती है, और उसके बाद में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके अंदर जो OH की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल के आती है, -1 निकल के आती है। इस टाइप से भी क्या कर सकते हो, अभिक्रिया लिख सकते हो, उसके बाद में क्यूप्रिक ऑक्साइड दिखा सकते हो। बस करना कुछ नहीं है आपको, और साथ में क्या हो जाएगा, जल के एक अणु का निष्कासन कर दोगे। यहाँ पर 2 ले लोगे, फिर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अभिक्रिया को संतुलित करनी है अपने को। यहाँ पर मैंने क्या किया था, डायरेक्ट क्यूप्रिक कॉपर ऑक्साइड बना लिया था और कॉपर ऑक्साइड को इसमें लिख दिया था। कॉपर ऑक्साइड को डायरेक्ट लिख के दिखा दिया था, कैसे, इसको मैंने क्या ले लिया था, फेलिंग विलेन ले लिया था, क्योंकि रियलिटी में फेलिंग विलेन होता क्या है, यही होता है। क्योंकि अपनों ने देखा फेलिंग विलेन बनता कैसे है, तो जो कॉपर सल्फेट लिया है विलेन ए और विलेन बी की समान मात्रा में अपनों ने इस टाइप का एक यौगिक बनाया था, तो इसके अंदर जो कॉपर ऑक्साइड निकल के आया उसको ही अपनों ने क्या ले लिया, फेलिंग विलेन के रूप में ले लिया। आप कॉपर ऑक्साइड भी क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट अभिक्रिया में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अभिक्रिया थी 2 ग्लूकोज की, फेलिंग विलेन को और टोलन अभिकर्मक को वो क्या कर रहा है, अपचयित कर रहा है, और सभी क्या हो रहा है, ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो रहा है। इसलिए ग्लूकोज को क्या बोल देते हैं, अपने अपचायक शर्करा बोल देते हैं। और इससे ये भी सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा समूह पाया जा रहा है, एल्डिहाइड समूह पाया जा रहा है। उसके बाद में ग्लूकोज की 6 रिएक्शन आती है फेनिल हाइड्रोजन के साथ। ग्लूकोज की 6 रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, C6H5NH और NH2, ये फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र होता है। अब ग्लूकोज की इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ग्लूकोज क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन का निर्माण कर लेगा। कैसे, जैसे ग्लूकोज का सूत्र अपने को पता है, यही होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, फेनिल हाइड्रोजन के साथ। ऐसे लिख के दिखा सकता हूं फेनिल हाइड्रोजन को, होगा क्या, यहां से एक H2 और यहां से एक O निष्कासित होकर क्या कर लेंगे, जल के एक अणु का निष्कासन कर लेंगे और बना क्या लेंगे, CH डबल बॉन्डिंग। ऐसे दिखा सकता हूं इसे ताकि अपने को पता चल जाए। फिर NH, फिर C6H5, फिर CH OH की और CH2OH। ये अपना क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजन होता है। इसे क्या आप बोलेंगे, अपने ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बोल देंगे। ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बोल देंगे। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ में, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में, तो ग्लूकोज किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन का निर्माण करता है। अभिक्रिया में अपने को फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र ध्यान में रखना है, जो होता है C6H5NH2। ये फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र होता है। इसमें से अपने को करना क्या, लास्ट का H2 जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह है उसके O से निष्कासित करके, मतलब जल के रूप में निष्कासित कर देंगे। फिर उसकी जगह N को जोड़ देंगे और सेम सूत्र का जो अपना सेम पीछे रह गया उसको वैसा का वैसा लिख के दिखा देंगे, और ये अपना बन के आ जाएगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी एक कंडीशन है। ये तो अपना ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन क्या बना है कि जब अपनों ने फेनिल हाइड्रोजन को क्या लिया था, सीमित मात्रा में लिया था, सीमित मात्रा में लिया था। अगर जो फेनिल हाइड्रोजन अगर अपनों ने क्या ले, अधिक मात्रा में ले, तब क्या बनेगा, तो इसके लिए एक अलग कंडीशन होगी, यहां तक अभिक्रिया चलती जाएगी। अगर अधिक मात्रा में यूज कर रहे हैं अपने, तो फिर हो क्या जाएगा, CHNH मतलब सीमित मात्रा में यानी अधिक मात्रा में अपने क्या कर रहे हैं, फेनिल हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं।
तो फर्स्ट तो अपने को पता है कि ये पहला तो क्या करेगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। अगर अधिक मात्रा में और मात्रा में यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, H2N NH C6H5, मतलब इसके साथ, मतलब यहाँ पर कितने अपने पास 4 है, तो 4 में से एक हाइड्रोक्सी समूह को क्या कर देगा, ये प्रतिस्थापित कर देगा और किसका निर्माण कर लेगा, तो CH डबल बॉन्डिंग NN C6H5, फिर एक और आ जाएगा CN NH C6H5, फिर CH की 3 हो जाएगा यहाँ पर CH2OH, और इसे क्या बोलेंगे अपने, इसे बोलेंगे ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजन का निर्माण क्या कर लेगा, ये निर्माण कर लेगा। सीमित मात्रा में यूज कर रहे हैं तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन का निर्माण करेगा, अधिक मात्रा में यूज कर रहे हैं तो किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोसाजन का निर्माण करेगा। ये तो ये ग्लूकोज की अभिक्रिया थी किसके साथ, फेनिल हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर ये रिएक्शन के रूप में जो शेष उत्पाद के रूप में ये निष्कासित करेगा, अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, तो क्या करेगा, एक NH3 निकाल देगा, प्लस में जल का एक अणु निष्कासित कर देगा, प्लस में और क्या करेगा, C6H5 NH2, मतलब एनिलीन का निष्कासन कर देगा। ये एक को प्रोडक्ट के रूप में क्या कर देगा, निष्कासित कर देगा, जब अभिक्रिया को अपने संतुलित करके देखेंगे। तो आपको ये रिएक्शन फिर से समझाता हूँ। यहाँ तक अपने को पता है कि ग्लूकोज अगर अपने क्या ले रहे हैं, सीमित मात्रा में यूज कर रहे हैं, ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके साथ में करवा रहे हैं, फेनिल हाइड्रोजन की सीमित मात्रा के साथ में करवा रहे हैं, तो अपने पास बनेगा क्या, तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बनेगा। अगर अधिक मात्रा में यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ग्लूकोसोजन बनेगा। वो कैसे बनेगा, तो ये अभिक्रिया एक टाइप से तो डायरेक्ट अपने को ऐसे माइंड में रखनी है कि यहाँ पर 2 अणु लेंगे किसके, फेनिल हाइड्रोजन के, उसमें से NH3 क्या हो जाएगा, को प्रोडक्ट के रूप में, जल का अणु भी को प्रोडक्ट के रूप में, और एनिलीन भी को प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। और जो अपने पास 4 क्या थे, हाइड्रोक्सी समूह थे, उसमें से एक हाइड्रोक्सी समूह क्या हो जाएगा, इससे प्रतिस्थापित होकर किसका निर्माण, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, जो ऊपर वाली संरचना वो यहाँ पर भी सेम की सेम आ जाएगी, और किसका निर्माण कर लेगा, ये ग्लूकोसाजन का निर्माण कर लेगा। तो होगा कैसे, तो इसके लिए आपको यहां तक लिख के दिखा देता हूं कि अपनों ने जब सीमित मात्रा में फेनिल हाइड्रोजन यूज किया था तो क्या बना था, CHN यानी ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बना था, वो लिख के दिखा दिया। फॉर CH2OH। अब क्या करता हूं मैं, एक जहां पर 2 अणु लिए थे मैंने पहले, अब एक अणु लेके दिखा देता हूं आपको डायरेक्ट कि एक अणु में यानी फेनिल हाइड्रोजन की अधिक मात्रा में यूज कर रहा हूं मैं, तो होगा क्या, C6H5 NH2, यही होगा। अब ये क्या करेगा, जो ये ग्लूकोज है, जो ये ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन है, इसके साथ जो 4 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं, इसमें से एक हाइड्रोक्सी समूह को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटो समूह में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा, तो CHN NH C6H5 C डबल बॉन्ड O CHOH की 3 आएगा सर, CH2OH। इसे अपने क्या बोलेंगे, इसे ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन ही बोलेंगे, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन ही बोलेंगे। लेकिन इसके लिए एक वर्ड यूज कर देंगे का कीटो यौगिक, क्योंकि इसमें कौन सा समूह पाया जा रहा है, कीटोनिक समूह पाया जा रहा है, तो इसलिए इसने क्या यूज कर लिया, कीटो यौगिक बोल दिया। क्योंकि ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बनाया था, उसके अंदर कौन सा समूह पाए जा रहे थे, 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जा रहे थे, इसमें 4 हाइड्रोक्सी समूह पाए जा रहे हैं, लेकिन साथ में एक कीटोनिक समूह पाया जा रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन का कीटो यौगिक। मतलब ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन में जो 5 हाइड्रोक्सी समूह थे, उसमें से 4 हाइड्रोक्सी समूह रह गए और एक कौन सा समूह आ गया है, कीटोनिक समूह आ गए, इसलिए इसे क्या बोल दिया, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन का एक कीटो यौगिक बोल दिया। ये फर्स्ट अणु लिया अपनों ने।
तो यहां से अपनों ने देखा कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कीटोनिक समूह के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इसके जो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन कितने, दो हाइड्रोजन हो गए और एक क्या हो गया, जल का अणु हो गया। ये निष्कासित क्या कर रहा है, तो एक क्या कर देगा, ये निष्कासन के रूप में जल C6H5NH3 NH2 प्लस में NH3, ये को प्रोडक्ट के रूप में ये क्या कर देगा, निष्कासित कर देगा। कैसे, तो अपनों ने देख रहे हैं यहाँ पर C के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन तो इसके साथ सेम का सेम पड़ा है, लेकिन दो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहे हैं, विलोप हो रहे हैं। तो वो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 और NH3, NH2 इससे अलग होकर और एक हाइड्रोजन जुड़कर किसका निर्माण कर लेगा, अमीन का निर्माण कर लेगा। और अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, एनिलीन का निर्माण कर लेगा और अमोनिया का निर्माण कर लेगा। सॉरी, अमीन गलती से मुंह से निकल गया। एनिलीन का निर्माण कर लेगा और किसका निर्माण कर लेगा, अमोनिया का निर्माण कर लेगा। तो ये तो को प्रोडक्ट के रूप में निकाल देगा, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दिखा दो आप। उसके बाद में होगा क्या, CHNNH C6H5 C डबल बॉन्डिंग O CHOH की 3 CH2OH। मतलब ये क्या करेगा, पुनः एक अणु के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ, फेनिल हाइड्रोजन के साथ। अब क्या होगा, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन किसका निष्कासन कर देंगे, जल के एक अणु का निष्कासन कर देंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, ये अपना क्या बन जाएगा, ग्लूकोसोजन बन जाएगा। ग्लूकोजासन बन जाएगा। ये इनके नाम ही ऐसे हैं, पहले ऐसे लगाया था मैंने, वो गलती से लगा दिया। तो ग्लूकोजासन क्या हो जाएगा, इसका निर्माण हो जाएगा। तो अभिक्रिया डायरेक्ट भी लिखी थी मैंने, एक अणु और एक अणु मिला के दो अणु लिए थे और लास्ट में मैंने क्या किया था, आपको दिखाया था कि उसके अंदर मैंने एक अमोनिया का निष्कासन किया था प्लस में एक एनिलीन का निष्कासन किया था। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अमोनिया यहां से निष्कासित हो रहा है और एनिलीन भी क्या हो रहा है, यहां से निष्कासित हो रहा है। तो वही मैंने उस अभिक्रिया में लास्ट में दिखाया था कि को प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित हो रहा है। ग्लूकोज की जब फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सीमित मात्रा में तो अपने पास ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बन जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में अगर फेनिल हाइड्रोजन यूज किया हुआ है तो वो जो 4 हाइड्रोक्सी समूह इसके साथ जुड़े हुए हैं उसमें से एक हाइड्रोक्सी समूह को वो किस में कन्वर्ट करेगा, पहले कीटो समूह में कन्वर्ट करेगा। कीटो समूह में कन्वर्ट करने के बाद में फिर पुनः इसके साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेगा, ऐसी संरचना बना लेगा जिसे अपने क्या बोल देंगे, ग्लूकोजासन बोल देंगे। ये ग्लूकोजासन का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। और ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज के अंदर क्या पाया जा रहा है, एल्डिहाइड समूह भी पाया जा रहा है और हाइड्रोक्सी समूह भी पाया जा रहा है। ये सिद्ध करता है किसके साथ अभिक्रिया, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। जब आपसे एग्जाम में पूछे कि ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया दीजिए तो यहां तक लिखनी होगी आपको। पहले ग्लूकोज की अभिक्रिया करा के फेनिल हाइड्रोजन की सीमित मात्रा से किसका निर्माण करके दिखाओगे, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन का निर्माण करके दिखाओगे। फिर डायरेक्ट दो अणु लेकर आप अभिक्रिया को किस में कन्वर्ट कर दोगे, ग्लूकोजासन में कन्वर्ट कर दोगे और बोलोगे कि लास्ट में क्या बनता है, ग्लूकोजासन का निर्माण होता है। तो ये फेनिल हाइड्रोजन के साथ थी क्या थी, ग्लूकोज की अभिक्रिया थी। उसके बाद में इसकी 7th रिएक्शन आती है। 7th रिएक्शन में क्या होगा कि ये एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करेगा। 7th रिएक्शन में क्या होगा, एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में क्या कराएंगे, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी, ग्लूकोज की। तो एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो वो ये सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज के अंदर कितने, 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं, 5 हाइड्रोक्सी
5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं। अभी तक अपनों ने कोई ऐसी रिएक्शन नहीं देखी जिसमें यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जब ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाएंगे तो 5 क्या होंगे, हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति दर्शाएगा। कि कैसे, तो ये ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण करेगा। कैसे, तो ग्लूकोज के सूत्र अपने को पता ही है, 4th ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है, तो CH3CO2O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या होता है, सूत्र होता है। तो यहाँ पर करना क्या अपने को, पेंटा एसीटेट का निर्माण करना है। पेंटा एसीटेट यानी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण करना है, तो मतलब 5 क्या लूंगा मैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के अणु लूंगा और अभिक्रिया करवाऊंगा। तो होगा क्या, यहाँ पर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे, तो पहला अपने को सेम का सेम रखना है, एल्डिहाइड समूह को तो छेड़ना ही है। उसके बाद में करना क्या है, CHO, उसके साथ में क्या दिखा देना है, CO CH3, कितने 4 अणु, फिर CH2O, फिर CO CH3। ये क्या होता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का सूत्र होता है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का क्या होता है, सूत्र होता है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का ये क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। ये चीजें तो अपने आप ही अपने को ध्यान में रखनी होगी। जब अपने को पता है कि एसीटेट जो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र ये होता है, तो ये संरचना भी ऐसे क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, संरचना को संतुलित करके ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, CHO वैसा का वैसा दिखा दिया, फिर C, एक OH, फिर O, फिर C डबल O CH3। फिर कितनी दिखानी है अपने को, 4 दिखानी है। फिर CH OH, फिर O, फिर C डबल O CH3। ये क्या होती है, ऐसी संरचना होती है। अपने को पता है कि ये होता क्या है, ये एसीटेट का सूत्र होता है। अपने ने देखा था ना CH3C, इसे क्या बोलते रहे थे अपने, एसीटेट आयन बोल रहे थे। तो यही तो संरचना बन रही है इसके अंदर, तो इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बोल देते हैं। जो ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज के अंदर कितने समूह पाए जा रहे हैं, 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जा रहे हैं। डायरेक्ट लिख सकते हो आप, संरचना के रूप में भी क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। क्योंकि अपने को एसीटेट की संरचना पता है कि कैसे होती है, तो डायरेक्ट उसकी संरचना के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, लास्ट में लिख सकते हो, या फिर लास्ट में इसका डायरेक्ट सूत्र लिख के दिखा सकते हो, जो आपको जस्ट पहले लिख के दिखाया था। तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि उसके अंदर 5 हाइड्रोक्सी समूह। अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आई है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं। तो आपसे अगर पूछे तो एकमात्र रिएक्शन यही है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराना। ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में अगर अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है। और को प्रोडक्ट के रूप में CH3COOH, मतलब एसिटिक अम्ल निकल जाते हैं 5 अणु। वो आप चेक कर लेना, अभिक्रिया संतुलित ही मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या थी अपनों की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में अभिक्रिया थी ग्लूकोज की। और ये माइंड में रखना, क्योंकि ये एकमात्र रिएक्शन है जो सिद्ध कर रही है कि ग्लूकोज में क्या पाए जा रहे हैं, 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जा रहे हैं। लास्ट रिएक्शन आती है ग्लूकोज की, वो रिएक्शन है 8th रिएक्शन, जिसे अपने क्या बोल सकते हैं, मैथिलीकरण। मैथिलीकरण मतलब होगा क्या, ग्लूकोज का मैथिलीकरण, मतलब ग्लूकोज के साथ में एक मैथिल समूह जुड़ेगा। मैथिलीकरण का मतलब जुड़ना ही होगा, मैथिलीकरण मतलब ग्लूकोज के साथ में क्या जुड़ेगा, एक मैथिल समूह जुड़ेगा। अभिक्रिया क्या होगी, तो इसके अंदर होता है कि ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाई जाती है C6H12O6 किसके साथ में, HO CH3, मतलब मैथिल एल्कोहल के साथ में, मैथिल एल्कोहल के साथ में, जिसे मेथेनॉल भी बोल सकते हो। मेथेनॉल के साथ में क्या कराई जाती है, अभिक्रिया करवाई जाती है। किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में।
तो जल के एक अणु का निष्कासन हो जाता है। जल के एक अणु के निष्कासन होने के साथ में क्या बन जाता है, C6H11O6 साथ में CS3, ये जुड़ जाता है। रिएक्शन एक कैसे होती है, तो रिएक्शन चेक कर सकते हो आप। C6H11O5OH ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख के दिखा सकता हूं। एक हाइड्रोजन यहां से लिया मैंने, अलग कर लिया, और एक ऑक्सीजन यहां से अलग कर लिया, तो OH मैंने क्या कर दिया, लास्ट में लिख के दिखा दिया। फिर HOH CS3 हुआ क्या, तो यहां से OH और एक H का निष्कासन हो गया, CS जल के एक अणु का निष्कासन हो गया, और रह क्या गया, C6H11O5 फिर O फिर CS3, और मैंने लिखा गया O6 डायरेक्ट लिख दिया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, O इसके साथ में एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो C6H11O6 और CS3, ये क्या हो रहा है, इसे क्या बोल देंगे अपने, ग्लूकोज मैथिल, ग्लूकोज मैथिल, या फिर मैथिल ग्लूकोज भी बोल सकते हो। ग्लूकोज मैथिल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। यहां तक रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये रिएक्शन अपने को याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, तो डायरेक्ट माइंड में रखनी है कि अब चेन करवा रहे थे तो क्या हो रहा था, हेक्सेन का निर्माण हो रहा था और 2-हाइड्रो हेक्सेन का निर्माण हो रहा था। जब लाल फास्फोरस के साथ या HI के साथ करवाए HI के साथ करवाया जा रहा था। अगर सोडियम अमलगम के साथ में अब चेन करवाया जा रहा था तो किसका निर्माण हो रहा था, सोर्बिटोल का निर्माण हो रहा था। उसी प्रकार से ऑक्सीकरण करवा रहे थे अपने, अगर ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण करवा रहे थे तो किसका निर्माण हो रहा था, ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण हो रहा था। अगर अपने सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवा रहे थे तो किसका निर्माण हो रहा था, सैकरिक अम्ल का निर्माण हो रहा था। उसके बाद में अपनों ने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में अभिक्रिया करवाई थी तो किसका निर्माण हो रहा था, ऑक्सिम का निर्माण हो रहा था। फिर अपनों ने किसके साथ करवाई थी, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाई थी तो किसका निर्माण हो रहा था, साइनोहाइड्रेन का निर्माण हो रहा था। फिर अपनों ने फेलिंग विलयन और टोलन विलयन के साथ में यानी अभिकर्मों के साथ में अभिक्रिया करवाई थी तो वो क्या कर रहे थे, अपचयित हो रहे थे। खुद क्या हो रहा था, ग्लूकोज ऑक्सीकृत हो रहा था, किसमें, ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो रहा था। फिर अपनों ने देखा था कि फेनिल हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया कराई थी तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन बन रहा था। जब फेनिल हाइड्रोजन सीमित मात्रा में यूज कर रहे थे और जब अपने अधिक मात्रा में यूज कर रहे थे तो ग्लूकोसाजोन का निर्माण हो रहा था। उसके बाद में अपनों ने एसिटिलीकरण करवाया 7th रिएक्शन में। उसमें क्या हो रहा था कि ग्लूकोज में ये सिद्ध हो रहा था कि उसमें 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जा रहे हैं और 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जा रहे हैं तो वो एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा था, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में कन्वर्ट हो रहा था। और लास्ट रिएक्शन अपनों ने करवाई है मैथिल में, यानी मेथेनॉल के साथ में, जिसे अपने मैथिलीकरण बोल रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज मैथिल में कन्वर्ट हो रहा है। ये ग्लूकोज की रिएक्शनें थी जो सिद्ध कर रही थी ग्लूकोज में कौन सा समूह पाया जाता है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। और कौन सा समूह कौन से समूह पाए जाते हैं, तो 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं। फिर 6 कार्बन से एक सीधी श्रृंखला में ये क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये सारी 7 रिएक्शन यहाँ कंप्लीट होती है। कल अपने ग्लूकोज की रियल संरचना क्या होती है वो देखेंगे। थैंक यू।